मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला हमने कविता पढ़ी, दूसरा हमने एक कहानी पढ़ी। अब हम आज अपना तीसरा पार्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तीसरे अध्याय पर जा रहे हैं, जिसका नाम है पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ आप सभी जानते हैं। पुरस्कार मतलब प्राइज। किसी भी खेल को खेलने के बाद, कोई भी अच्छा काम करने के बाद जो इनाम दिया जाता है उसको ही पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार कहानी जो है ये श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस कहानी में एक किसान कन्या के देश के प्रति प्रेम को बताया गया है एवं उसका त्याग और बलिदान भी बताया है। जो अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करती है वो, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम चाहते हैं कि सारे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागे और अपने देश के लिए कुछ करने का हौसला उनके अंदर आए। वे अपने देश के लिए कुछ करें और अपने देश के प्रति प्यार उनमें बढ़ता रहे। अब हम कहानी शुरू करते हैं। इसका पहला अध्याय है। ये कहानी 3 अध्यायों के अंतर्गत है, तो आज हम इसका पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अब आगे आप देखिए। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, काले काले बादल आ रहे हैं जो घुमड़ रहे, मतलब आगे आवाजें हो रही है, गड़गड़ा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और पर्वतमाला मतलब दूर पर जो गांव के बाहर जो पहाड़ होते हैं उसको बारे में बताया गया है। पर्वतों की लाइनें होती है, श्रृंखला होती है जिसको पर्वतमाला कहा जाता है। उसके नीचे जो सपाट भूमि होती है वहां पर लोग खेती के लिए अपनी मिट्टी को ठीक करते हैं। हल जोतकर उसकी मिट्टी को खेती बीज बोने के लिए तैयार करते हैं। तो उस मिट्टी में जब पानी की बूंदें पड़ी तो उससे बहुत ही खुशबू, सुंदर और बहुत अच्छी मन मोहिनी खुशबू, जैसे बहुत ही मन को मोहने वाली खुशबू आ रही है। उस मिट्टी से खुशबू आ रही है। रथों, हाथियों और भीड़, बहुत सारे रथ आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं और लोगों की बहुत भीड़ है। इन सब के बीच में राजा की सवारी चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह के बारे में बताया गया है वहाँ पर बारिश शुरू होने के पहले एक त्यौहार जैसा मौसम होता है, त्यौहार जैसा मनाया जाता है इस राज्य में। तो वहाँ राजा सबसे पहले आते हैं और किसी एक किसान के खेत में बीज बोते हैं और वो किसान का खेत फिर उस राजा का हो जाता है। ऐसा यहाँ पर इस गांव का, इस राज्य का नियम था। तो यहाँ पर अभी राजा अपनी भीड़ के साथ, अपने सैन्य बल के साथ आ रहे हैं। रथ और घोड़ों पर सवार होके, हाथियों पर सवार होके रथ पर महाराज आ रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है। जोर जोर से बाजे बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जितनी भी दासियां हैं वे राजा के ऊपर फूल बरसा रही है। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। यह बात कौशल राज्य की जा रही है। वहां पर यहाँ बारिश होने के पहले, फसल बोने के पहले एक त्यौहार जैसा बनाया जाता है और पूरा माहौल शहर का, उस राज्य का त्यौहार उत्सव के समान होता है। जैसा लगता है कि जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा है। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। यहाँ का यह उत्सव प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक दिन के लिए राजा जो है वो किसान बनते हैं और इंद्र भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद खेत को जोतते हैं, मतलब बखर चलाते हैं खेत में। मिट्टी को उथल पुथल करके जो खेत के लिए, बीज बोने के लिए जो खेत तैयार किया जाता है, जमीन तैयार की जाती है, उसमें जो हल चलाए जाते हैं उसको बोलते हैं जोतना। खेत जोतते हैं। दूसरे राज्यों के युवक, राजकुमार उत्सव में भाग लेते हैं और इस कौशल राज्य के आसपास के जो राज्य है वहाँ के बहुत सारे युवक, मतलब जवान बच्चे आते हैं, वहाँ पर राजकुमार आते हैं। वो लोग भी इस त्यौहार में, इस उत्सव में भाग लेते हैं। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था।
इस बार मगध राज्य का जो राजकुमार था वो भी इस कौशल राज्य के उत्सव को देखने के लिए आया। उसने इस राज्य के इस उत्सव के बारे में बहुत सुना था, तो वह इसको देखने के लिए अपने राज्य से कौशल राज्य आया है और अपने रथ पर बैठकर इस उत्सव को देख रहा है। बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। जिसका खेत था उस लड़की का नाम है कुमारी मधुलिका। उसके हाथ में बीजों की थाली है, एक बड़ी सी थाली है जिसके अंदर बीज रखे हुए हैं जो बोना है। महाराज जो जिसको बोएंगे वो महाराज के साथ है। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। जितनी भी जनता है गांव की, सभी लोग खेत के आसपास इकट्ठा हो गए थे और वो महाराज को हल चलाते हुए देख रहे थे। और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का भोला सौंदर्य। यहाँ पर सभी लोगों की नजरें सिर्फ अपने राजा पर थी, परंतु जो मगध का राजकुमार था वह राजकुमार अरुण, उसका ध्यान पूरी तरह से उस लड़की मधुलिका के ऊपर था। वह उसका भोला भाला सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और सिर्फ उसी को निहारे जा रहा था, उसी को देख रहा था। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया, मतलब राजा ने हल जोत दिया और बीज बो दिए, अर्थात यह सबसे पहला कार्य था। प्रधान मतलब मुख्य कार्य था जो कंप्लीट हो गया था, पूरा हो चुका था। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। अब जब कि महाराज ने इस खेत को जोता, उसमें बीज बोए, तो अब ये खेत महाराज का हो गया। तो महाराज ने जो खेत की मालकिन थी मधुलिका, उसको इस खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, उन्होंने थाली में कुछ स्वर्ण की मुद्राएं, सोने के सिक्के रखे और मधुलिका को दिए। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। अर्थात मधुलिका ने जो पैसे, जो स्वर्ण की मुद्राएं, सोने के सिक्के जो राजा ने उसको दिए थे पुरस्कार स्वरूप, उसकी जमीन के स्वरूप बदले में, खेत के बदले में, उसने उन्हें लिया, उस थाली को अपने सिर पर लगाया और फिर उसमें से उस सिक्के उठाकर महाराज के ऊपर ही न्योछावर करना मतलब वार दिए, उनके ऊपर ही डाल दिए और बिखेर दिया, चारों तरफ उन सिक्कों को बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। अब वो महाराज से कह रही है कि हे महाराज, मैं अपने पूर्वजों की, अपने दादा परदादा की जो भूमि है इसको बेच नहीं सकती, ये मेरे लिए अपराध के स्वरूप है। अपराध मतलब एक गुनाह के समान है, मैं इसको नहीं बेच सकती। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध क्या कह रही है। अब राजा के जो एक मंत्री थे, जो वृद्ध मतलब बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि यह क्या कह रही हो, राजा की कृपा का तिरस्कार। तुम राजा जो तुम पर कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, जो तुमको इनाम स्वरूप सोने के सिक्के दे रहे हैं, तुम उसका अपमान कर रही हो। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, महाराज ने मंत्री को संकेत किया और मंत्री ने ऐसा मधुलिका से कहा, देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या मधुलिका है। अब जो मंत्री हैं वो राजा को उस कन्या का परिचय करा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हे महाराज, ये जो कन्या है ये वाराणसी के जो एक वीर सिंह थे, वो जो युद्ध के वीर सिंह मित्र, मतलब युद्ध में जब ये लड़ाई हुई होगी, युद्ध हुआ होगा, उस समय जो उनका मित्र बना था वीर सिंह, जो था वाराणसी का था, वो उसकी यह इकलौती कन्या है जिसका नाम है मधुलिका। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। अर्थात जो उत्सव का नियम था कि जिस किसी के खेत में राजा हल जोतते थे उनको उस खेत का 4 गुना मूल्य दिया जाता था, उसी नियम के अनुसार राजा मधुलिका को भी 4 गुना मूल्य दे रहे थे। महाराज चुप रहे। महाराज इसको सिर्फ सुनते रहे और चुपचाप रहे। सभा विसर्जित हुई, मतलब विसर्जित मतलब समाप्त हुई। यहाँ पर सभा खत्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए। सब अपने अपने शिविर लौट गए, मतलब जो गांव के आसपास के राज्य के लोग थे वहां रहने वाले, वे अपने अपने घर चले गए और राजा महाराजा
कुमार, राजकुमार, ये सब अपने अपने शिविरों में, उनके शिविर खेत के आसपास बने हुए थे, उसमें चले गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। सब लोग चले गए परंतु मधुलिका नहीं गई। वह अपने खेत में ही एक पेड़ था, उस पेड़ की छाया के नीचे उदास सी बैठ गई। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग लिया। अब रात को भी वहाँ कुछ फंक्शन हो रहे थे, कुछ कार्यक्रम हो रहे थे, उसमें भी अरुण आया। उसकी आंखों में नींद न थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। अरुण ने देखा कि उसकी जो रक्षा करने वाले, जो उसके सिपाही है, कर्मचारी है, वे सब सो रहे हैं। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। वह उन सबको सोता हुआ देखकर, अपने कर्मचारियों को सोता हुआ देखकर उस पेड़ के पास गया। मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। देखा कि मधुलिका अभी भी उसी वृक्ष के नीचे है और वहां पर सो गई है और बहुत चैन की नींद सो रही है, आराम से सो रही है, क्योंकि वह उसका खेत था। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। अचानक किसी की आहट सुनकर मधुलिका की नींद खुल गई और उसने पूछा, कौन है? एकदम से चौंक गई और उठकर बैठ गई और पूछा, कौन? देवी, मैं मगध का राजकुमार। राजकुमार ने जवाब दिया। उसको देवी से कहकर संबोधित किया। किसको? मधुलिका को देवी कहकर संबोधित कहा कि मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मेरा हृदय मतलब उसका दिल, छवि मतलब उसकी शक्ल सूरत, उसकी मोहिनी सूरत, उसका पूरा सौंदर्य, इसको देखकर वो उसका दास बन गया, मतलब उसका भक्त हो गया। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। अब वो कह रहा है कि तुम उदास मत हो, ये जो तुम्हारी भूमि राजा ने ली है, मैं राजा से कहकर तुम्हारी यह भूमि तुमको वापस दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती। मधुलिका कहती है कि नहीं, मुझे यह भूमि नहीं चाहिए। जो राज्य के नियम बने हुए हैं मैं उसको बदलना नहीं चाहती। राज्य के नियम वैसे ही रहने दो। चाहे मुझे कितना ही दुख हो, मुझे कितना भी दुख हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मधुलिका उठकर चल दी। मधुलिका वहां से उठी और चली गई। राजकुमार लौट गया। राजकुमार भी अपने शिविर में लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। मधुलिका जो है, राजा ने जो उसके ऊपर कृपा की थी, जो उसको पुरस्कार स्वरूप सिक्के दिए थे, उन्हें नहीं लिए। वह दूसरे के खेतों में काम करती और कठिन परिश्रम से जो सूखा अन्न मिलता उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। उसने राजा के द्वारा दिए गए स्वर्ण के सिक्कों को नहीं लिया और वो दूसरों के खेतों में जाकर काम करने लगी, मजदूरी करने लगी, कठिन मेहनत करने लगी। बहुत मेहनत करती और जो रूखा सूखा अन्न उसको मिलता उसको खाती और अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती थी, अपनी झोपड़ी में ही रहती थी। आसपास के किसान उसका आदर करते थे। आसपास में रहने वाले जितने भी किसान थे वो उस लड़की को देखकर उसका आदर सम्मान करते थे कि देखो इस कन्या को, इसने राजा की कृपा को नहीं लिया और मेहनत मजदूरी करती है, दूसरों के खेतों में काम करती है और अपना पेट भरती है, ईमानदारी से मेहनत से अपना घर चला रही है। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। इसी तरह काम करते करते मधुलिका के दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे। इस प्रकार यह पहला अध्याय मधुलिका का समाप्त हुआ। उसने अपना कार्य ईमानदारी, मेहनत और लगन से किया।